इतिहास रटने के बदले निखरने का इतिहास रचने की और आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और कवि मन क्या खूब कहता है इन तकलीफों पे कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। मेरे जिंदगी में एक उत्सव, एक त्योहार की बात मुझे याद आती है प्रदीप जी। सबसे पहली पहली तो 6 साल का भावेश याद आता है जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। माता पिता की इकलौती संतान, डैडी रोज कमाओ रोज खाओ बस दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन माँ ने मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके प्रयत्नों के चलते वो दाखिला मिल गया। लेकिन पहले दिन स्कूल से आपको दिखता नहीं, साइड पे बैठो, आप किताबें ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, चलो एक साइड पे कोने में बैठ जाओ। मुझे भी लगता मैं भी ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं। लेकिन मेरे हिस्से मेरे और जो सहपाठी थे और विद्यार्थी मित्र थे, वो 3,500-4 हजार स्कूल में उनकी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और कोई काम ही नहीं था। एक कोने में बिठा दिया जाता मुझे। लेकिन दोस्तों कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा, वो एनर्जी बच गई, वो कहीं क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। उस 10 बाय 10 के छोटे के कमरे में जब भी अकेला होता तो कहीं से गिल्ली मिट्टी लाओ, उसमें से कुछ क्ले में से अलग अलग बनाने की कोशिश करो, कहीं बड़े बांबू लाओ, कैंची छुरी ढूंढकर उसमें से कमानी बनाओ, पतंगे बनाओ, मांझा बनाओ, बस अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता। उन दिनों स्कूल में लड़ाई बहुत होती क्योंकि उस 10-12 साल की उम्र में और भी जो विद्यार्थी थे अंधा अंधा ब्लाइंड ब्लाइंड करके चिढ़ाते और बड़ी लड़ाई होती और यूनिफॉर्म फाड़ के घर पे जाना, किताबें कोने में फेंक के रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी उन दिनों मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भावेश आप दुनिया को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि यहां तकिए में मुंह डाल के रो, अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हट के करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। और उसका आशीर्वाद ही था कि 16 साल की उम्र में विथ माय वन साइटेड फ्रेंड, उसको एक ही पैर है, हम दोनों ने मिलकर टेंडम साइकिल बनाई। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना और पीछे बैठ के दूसरे पैडल से मैं पैडलिंग करता। और इस तरह से महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस महाराष्ट्र 16 साल की उम्र में हमने 6000 किलोमीटर साइकिल टूर की 45 दिनों में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। एमए फर्स्ट ईयर आते आते पता चला कि मां को 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर है। और दोस्तों तकलीफें आती है तो अकेली नहीं आती, पूरी झुंड के साथ में आती है। एक तरफ टाटा हॉस्पिटल में मां का कैंसर का ट्रीटमेंट चलता था, 50-50 हजार की उन दिनों फ्लूडेरा 50 mg के इंजेक्शन अमेरिका से मंगाए जाते थे मां की कीमोथेरेपी के चलते। और इसी के साथ में डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। जो भी कुछ था, जो पुश्तैनी था, जो बूंद बूंद करके माता पिता ने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए बचाया था, घर जमीन सब कुछ मां की ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए अपने आप को बेचना पड़े लेकिन मां को बचाना था। लेकिन जो होना था वही हुआ, मां को तो नहीं बचा सके, लेकिन लाखों रुपए का कर्जा दोस्तों रिश्तेदारों का हो चुका। तो उन्होंने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए थे कि अब ये मिलता है तब कुछ पैसे मांगता है। डैडी को संभालना था, मैंने आगे बढ़ना था। और तब जाके नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मुंबई में मैंने मोमबत्ती ट्रेनिंग लेने की ठानी, क्योंकि बचपन से ये जो क्रिएटिविटी की चाह थी, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स भी हाथ में लगी थी तो लगता था यही मेरे कैरियर के लिए ठीक है। हाथ में फर्स्ट क्लास की एमए की 2-2 डिग्रियां थी, एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था। और नौकरियां ऐसे रास्ते में थोड़ी होती कि डिग्रियां लेके जाओ और आपको नौकरी मिल जाए। तो ये जो क्रिएटिविटी की मेरी प्यास थी, मैंने एनएबी इंडिया में जाकर एक प्लेन कैंडल की ट्रेनिंग ली, कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग मुझे मिली। और सब ट्रेनिंग के बाद महाबलेश्वर, मेरे पिता जहां पे रहते हैं, बहुत प्यारा हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, वहां आया। बैंकों से मुझे सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए थे मेरी कैंडल इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए। लेकिन आप सब जानते हैं, आपको भी अनुभव होगा कि बैंक उन्हीं को ये देती है कर्जा जिनको उसकी जरूरत नहीं होती। और मेरे लिए बैंकों के पास में 5,000 रुपए भी नहीं थे। उन्होंने तो बैंक के मैनेजर तक मुझे जाने के लिए परमिशन नहीं दी। अब करूं क्या, पैसे कहां से निकाले। तो
ये मसाज की जो ट्रेनिंग ली थी मैंने महाबलेश्वर, जो एक हिल स्टेशन है, आजू बाजू की होटलों में मसाजिस्ट के तौर पर काम करते हुए 5, 10, 20 जमा करते हुए 5,000 रुपए जोड़े, और उस 5,000 रुपए में से मैंने सबसे पहली कास्टिंग की सादी मोमबत्ती की डाई खरीदी, और जो पैसे बच गए उसमें से मैंने 20 किलो कच्चा माल खरीदा, और उस छोटे से कमरे में, भाड़े के कमरे में, मैंने सनराइज कैंडल की नींव डाली। दोस्तों, जब तक हम चीजें बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े, आप सब जानते हैं, आप आरसीएम के कार्यकर्ता इससे भली भांति परिचित है। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मैंने, मेरा एक दोस्त जो सुबह से शाम तक एक हाथ गाड़ी पे अपनी चाय बेचा करता, शाम को जो फ्री हो जाती हैंड कार्ड, तो मैंने 50 रुपए रोज पे वो हाथ गाड़ी भाड़े पे ले ली। दिन भर की बनाई हुई मेरी मोमबत्तियों के साथ, कैंडल के साथ में मेरा दोस्त उस हाथ गाड़ी पे मुझे खड़ा कर देता, और रात को 10-11 बजे तक मैं बनाई हुई कैंडल बेचता। दोस्तों, उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे जो सबसे अच्छा काम मैंने किया वो एक ही था कि हर कस्टमर को, हर ग्राहक को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की। क्योंकि मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी, देखो मिस्टर भाटिया, तुम एक कच्ची गुजराती परिवार से आते हो जो बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, और आगे चल के बिजनेस करना चाहो और उसमें सफल होना चाहो तो हमारी एक बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, लेकिन आज तक मैं अपने प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं कहता हूं कि बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो उसमें दिमाग से ज्यादा अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दिल भले यहां हमारा लेफ्ट में हो, लेकिन वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की, हर कस्टमर को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही क्या? हेलो सर। आप बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आ रही है सर। सर, बाहर महाबलेश्वर है सर, हिल स्टेशन है, 5,000 फुट पे, और ये हाईएस्ट रेनफॉल की जगह, और बात बहुत जोरों से आवाज आ रही है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछ रहा हूं सर आपको। सर, ये दोस्तों के साथ, दोस्तों के, ये जो हमारा कस्टमर के साथ में दिल का रिश्ता होता है ना भालचंद्र जी, ये हमें किस ऊंचाइयों तक लेके जाता है, ये आरसीएम के सब कार्यकर्ता ने बिल्कुल अनुभव किया रहेगा। लेकिन एक बड़ी प्यारी छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ग्राहक जब दिल से जुड़ता है तो आपको किस ऊंचाइयों तक लेके जाता है। उन दिनों हैंड कार्ड पे मैं कस्टमर बिहेवियर के ऊपर मैं काफी रिसर्च करता कि मेरी कैंडल को देखकर वे आपस में क्या बातें करते हैं, उनके अभिप्राय क्या है, इसके ऊपर मेरा बड़ा ध्यान रहता। और कई बार ऐसा भी होता कि जो सामने कपल आता और काफी, वो जो बहन होती उसके हाथों से चूड़ियों की आवाज, और जो हस्बैंड होता बड़ा इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को, कह रहे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए खरीद लो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये खास घटना इसलिए कि हम कस्टमर हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो ये बात मैं कहने के लिए मैंने ये घटना आपके साथ शेयर करना मैंने शुरुआत की कि बस वो हस्बैंड होता है, इंसिस्ट करता कि अरे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, सबके लिए खरीद लो। आप सब जानते हैं, जो भी भाई जो भी बहन आज मुझे सुन रहे हैं, सबको मालूम है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी शॉपिंग के लिए इस तरह से इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन उस हैंड कार्ड पे होता और साथ में जो ढेरों चूड़ियों की आवाज आ जाती, तो मेरे कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च मुझे तुरंत बता देते कि सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको अभी शादीशुदा जिंदगी की खास अनुभव नहीं है। कई बार तो 4-5 साल वाले आते तो उनको मैं यूं पहचान लेता कि अरे हाँ चलो कैंडल एक आधी ले लो। 14-15 साल वालों को पहचानना भी कोई मुश्किल नहीं था, शादीशुदा जोड़े को, अरे अपने यहाँ भिलवाड़ा में, अपने यहाँ नासिक में सब कुछ मिलता है, क्यों यहाँ से लेके जाए। और 30-35 साल वाले इकट्ठे कहाँ आते। और मुझे ये तीसरी चौथी कैटेगरी के कस्टमर को अपनी कैंडल बेचने में बड़ा मजा आता। लेकिन उन दिनों वैसे ही सामने जो कपल का आना, चूड़ियों की आवाज, वही इंसिस्ट करना, मुझसे रहा नहीं गया। पूछने पे पता चला कि अभी 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। मैंने जट से उस हैंड कार्ड पे जो पहली कैंडल मेरे हाथ में लगी, शायद 60 रुपए वाला एक फ्लोटिंग फ्लावर था, पानी में तैरने वाली कैंडल, मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए, मेरे आग्रह के सामने वे विवश थे, उन्होंने वो गिफ्ट तो रखी, लेकिन जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुकाए गए। 15 दिन के बाद में मुझे बाजू की एक दुकान का जो उन्होंने मुझसे नंबर लिया था, वहां पे फोन आया कि भावेश भाई आपसे बात कही नहीं। मैंने कहा हाँ। पहले तो उन्होंने मुझे पूछा मुझे पहचाना कि नहीं,
बाद में कहा कि आपने हमें वो गिफ्ट वगैरह दी थी। मैंने कहा हाँ सर कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। उसने कहा मैं कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पुणे इंफोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूं, और अभी कुछ दिन के बाद में हमने फेज 1 और फेज 2 में 24,000 एम्प्लॉय के लिए एक बड़ा सा फेस्टिवल आयोजित किया हुआ है, बड़ा सा फंक्शन आयोजित किया हुआ है। आपसे बिना पूछे भावेश भाई मैंने आपके रहने खाने की व्यवस्था के साथ वहां पे 2 स्टॉल भी लगवा दिए, बस आप ला सको इतनी कैंडल लेके आओ। मैंने मार्केट के स्टॉल पे जाना बंद किया, जितनी कैंडल थी वो सब स्टॉक की, दिन रात मेहनत करके, और मेरी कैंडल 50-60 डिजाइन बना लेता था, उसका स्टॉक बढ़ाया, और तय दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को मदद के लिए लेके मैं इन्फोसिस पहुंच गया। उन्होंने जैसे वादा किया था हमारी सब व्यवस्था की हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत प्यारा काम किया था कि हर एक एम्प्लॉय को मेल करके मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि और कहीं किसी स्टॉल पे जाओ मत जाओ, उस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना ही जाना है। 3 दिन के एग्जीबिशन में, उस कार्यक्रम में 2.5 दिन में हमारी सब कैंडल खत्म हो गई। काफी ऑर्डर्स भी मिले, कंपनी के कॉर्पोरेट्स ऑर्डर भी हमें मिले, और उस 60 रुपए वाले फ्लावर ने ये कमाल किया दोस्तों कि जब हम इन्फोसिस से लौटे तो सब ऑर्डर वगैरह लेके करीब करीब 42 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे दोस्तों। तो ये ग्राहक के साथ का जुड़ाव है, हमें किस ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। उसके बाद तो उन दिनों जो 25-27 साल पहले जो कस्टमर जुड़े थे, आज भी सनराइज से जुड़े हैं, जो कपल आते थे अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, जो बच्चों के साथ अपनी तीसरी पीढ़ी को भी लेके आ रहे हैं, लेकिन आज भी सैकड़ों हजारों नए कस्टमर के साथ उन्होंने सनराइज कैंडल की बुनियाद को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन एक बात उस हैंड कार्ड पे ऐसी हुई जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। उस दिन शाम को शायद टूरिस्ट भी कम थे और मैं हैंड कार्ड पे था, बड़ी रुबाबदार आवाज आ गई, कहां से लाते हो? सामने जो मैडम खड़े थे मुझे पूछ रहे थे कि मैं ये कैंडल कहां से लाता हूं और ट्रेडिंग करता हूं। मुझे उनको कन्विंस करने में 15-20 मिनट लग गए कि भाई मैं ये कहीं से लाता नहीं, मैं खुद बनाता हूं। जब बात उनकी समझ में आई तो 1000-1100 की कुछ कैंडल खरीदी, जाते जाते एक मुफ्त की सलाह भी दे दी कि अकेले कैसे मैनेज कर लेते हो, कोई मददनीश रख लिया करो। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो मेरे और मेरे पिताजी का गुजारा होता है, अब मददनीश का पगार कहां से लाऊं। उन्होंने कहा देखो हम तो हर साल महाबलेश्वर आते हैं, पास में एक बड़ा सा बंगलो भाड़े पे लेके पूरा परिवार रुका हुआ है, सब कुछ घुमा हुआ है, बचपन से आती हूं मैं, आप चाहो तो मैं आ जाऊं, एक 20-25 दिन और हूं मैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको रोज शाम को आके हेल्प करना। अब टूरिस्ट सीजन अपनी सवाब पर थी और मुझे फ्री में मददनीश मिल रहा था, कैसे छोड़ा जाए। मैंने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन शाम को 5 बजे से उस मैडम ने आके रोज मुझे उस हैंड कार्ड पे मदद करना शुरू किया। पैकेजिंग, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना, कैश ट्रांजेक्शन, काफी सपोर्ट हो जाता था उनका। मैं दिन में कितनी कितनी बार उनको धन्यवाद कहता। जब भी अकेले होते तो अपने बारे में बताते। मुंबई के बहुत ही एक रिच परिवार की वो इकलौती कन्या थी, करीब 4 से 5 पेट्रोल पंप भी थे उनके मुंबई में, और मेरे बारे में जानने की कोशिश करते। 18 दिन तो बड़े ठीक ठीक कटे, काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी रविंद्र जी, लेकिन 19वें दिन गड़बड़ हो गई। हम शाम को स्टॉल पर थे और तभी उनके तरफ से बात आई कि भावेश जी बात कहनी है। मैंने कहा हाँ कहिए मैम। ऐसा नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि मेरी बात अच्छी ना लगे तो सुनी अनसुनी कर देना, नाराज होने की जरूरत नहीं। मुझे लगा आप कल परसों से वे वापस जाने वाले होंगे, स्टॉल पे हेल्प करने नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस तरह से बात कर। मैंने कहा मैम आप बेझिझक कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी कहना चाहें आप निसंकोच कह सकते हैं। और कुछ क्षण के विलंब के बाद में भालचंद्र जी उनके तरफ से बात आई कि भावेश जी शादी करोगे मुझसे। मेरे पीछे नगरपालिका की खुटली गटर बह रही थी दोस्तों, मैं गिरते गिरते बचा। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा कि ये सिंपैथी, सहानुभूति से आप प्रेरित होकर इस तरह से बात कर रहे हो, कहां आप कहां मैं, ये किस तरह से मुमकिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, उसका एक एक शब्द मुझे आज भी याद है कि भावेश मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, पैसों के सिवा कुछ नहीं। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन यहाँ 18 दिन इस फुटपाथ पे, स्टॉल पे आपके साथ काम करके अब मुझे मेरी जिंदगी का खराब विजन मिल चुका है। भावेश तुम्हारे पास एक बड़ा जबरदस्त आर्ट है, बस तुमको एक साथी, एक सपोर्ट की जरूरत है। हम दोनों एक होते हैं और मिलके ऐसे हजारों लाखों हमारे दिव्यांग